बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग सेकंड ईयर का प्लांट हार्मोन्स में से अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे और उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए थे प्लांट हार्मोन्स। तो जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनमें से लास्टली हमने ऑक्सिन को पढ़ लिया था। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो है जिसका नाम है जिब्रेलिन्स। आज हम वो स्टार्ट करने जाएंगे। जिब्रेलिन्स जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है। वैसे तो सारी हार्मोन्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं। और इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग जिब्रेलिन्स को आइसोलेट करते हैं, कमर्शियली आइसोलेट करते हैं, यानी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसको निकालते हैं। किससे? फंगल कल्चर से। अब असल में फंगल कल्चर मुराद ये है कि फंजाई जो है, वैसे तो ये नेचुरली प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं और ये फंजाई के अंदर भी पाए जाते हैं। इसकी डिस्कवरी क्योंकि सबसे पहले राइस में हुई और एक फंजाई थी, उसने अटैक किया राइस के ऊपर, तो वो जो राइस था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज़ बढ़ा गया अपना, और उस बीमारी को हम लोग बकाइनी की बीमारी कहते हैं। आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन आप ये समझ लें कि अगर हमने जिब्रेलिन्स निकालना हो कमर्शियली तो हम लोग फंजाई से उसको निकालते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा मकदार में जिब्रेलिन्स जो है वो मिल सके। ठीक है, तो ये पहला ही आपका MCQ हो जाएगा कि इसको फंगल कल्चर से निकाला जाता है। अब इसके मुख्तलिफ इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। जिब्रेलिन्स जो है ये प्लांट के अंदर क्या क्या काम करता है, तो इसमें आपने बता देना है कि ये प्रमोट करता है सेल एनलार्जमेंट को। इट प्रमोट्स सेल एनलार्जमेंट in the presence of ऑक्सिन्स। तो सबसे पहली बात तो आपने ये बता दी कि ये ऑक्सिन की मौजूदगी में सेल्स को एनलार्ज करता है। कल भी मैंने आपको बताया था, एनलार्जमेंट कहते हैं सेल के साइज़ में इजाफ़ा करना, क्योंकि ये आम तौर पे टिप पे मौजूद होते हैं, शूट की और रूट की, तो ये सेल्स को एनलार्ज कर देते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि ये अगर सेल्स हैं स्मॉल साइज़ के, तो अगर ऑक्सिन होगा और जिब्रेलिन्स होंगे तो ये जो सेल्स हैं ये एनलार्ज्ड हो जाएंगे, एनलार्ज्ड सेल साइज़ में बड़े हो जाएंगे। और जब सेल साइज़ में बड़े होंगे तो शूट ऑब्वियसली अपनी हाइट जो है वो इंक्रीज़ करेगी। ये आपने इसमें बताना है। दूसरा काम जिब्रेलिन्स का ये है कि जिब्रेलिन्स प्रोमोट करता है, बढ़ाता है सेल डिवीज़न। ये सेल की तकसीम को बढ़ाता है, यानी सेल की तकसीम का मतलब है सेल 1 से 2 में चले गए, 2 से 4, 4 से 8। लेकिन कहाँ कहाँ पे? ये एपिकल मेरिस्टम और कैम्बियम में। इन दोनों का जिक्र कल भी हुआ था, प्रीवियस लेक्चर में भी हुआ था। एपिकल मेरिस्टम के बारे में बता चुके हैं आप लोगों को कि जो टिप के ऊपर यहाँ पे जो सेल्स होते हैं जिन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, इन सेल्स की जो पीछे सेल्स हैं उनकी एनलार्जमेंट करता है, जो टिप वाले सेल्स हैं उनकी सेल डिवीज़न करता है। तो एपिकल मेरिस्टम, और जब सेल की डिवीज़न होगी तो सेल्स यहाँ पे नंबर सेल डबल होना शुरू हो जाएंगे और जो शूट है वो लंबाई के रुख ऊपर को जाना शुरू हो जाएगी। इसी तरह कैम्बियम की भी ये सेल डिवीज़न करता है। कैम्बियम के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि कैम्बियम 2 तरह के होते हैं, कॉर्क कैम्बियम और एक वास्कुलर कैम्बियम।
वास्कुलर कैम्बियम, ये भी सेल्स होते हैं, ठीक है। और कॉर्क कैम्बियम जब ये डिवाइड करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये कॉर्क प्रोड्यूस करेगा साइडों पे, जिसकी वजह से पौधे का डायामीटर इंक्रीज़ हो जाएगा। और वास्कुलर कैम्बियम जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, न्यू जाइलम एंड न्यू फ्लोएम, और इसकी वजह से भी पौधे का जो डायामीटर है वो इंक्रीज़ होगा। प्रीवियस चैप्टर में हमने ये 16 में तफसील से पढ़ लिया था कि अगर पौधे की चौड़ाई में इजाफा हो तो वो सेकेंडरी ग्रोथ कराती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिब्रेलिन्स दोनों काम कर रहा है, ना सिर्फ प्लांट की हाइट में इजाफा कर रहा है यानी प्राइमरी ग्रोथ, बल्कि इस प्लांट की चौड़ाई में इजाफा भी कर रहा है यानी सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये दोनों के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। उसके बाद आप लोगों ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि ये बोल्टिंग करता है, बोल्टिंग, ठीक है, इन रोजेट प्लांट्स, रोजेट प्लांट्स। अब ये क्या है, बोल्टिंग क्या है? बुनियादी तौर पे बोल्टिंग प्लांट के अंदर होने वाले एक फिनोमेना का नाम है जिसका बुक में कोई ज़िक्र नहीं है। इसमें ये होता है कि प्लांट जो है प्री कंडीशन के अंदर रन टू सीड और फ्लावरिंग या एंड फ्लावरिंग। अब है क्या, ये होता ये है कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं वो पहले ग्रोथ करते हैं, अपनी हाइट करते हैं, साथ साथ अपने लीव्स बनाते हैं, फिर एंड पे जाके इनके फ्लावर्स निकलते हैं, फिर फ्लावर्स में पॉलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है और फिर फ्रूट बनता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, जहाँ पे प्लांट की जो सर्वाइवेबिलिटी है, उसकी ज़िंदगी प्लांट की ख़तरे में पड़ जाए, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, टू सेव देयर जनरेशन, अपनी नस्ल को बचाने के लिए वो इस बात की तवज्जो नहीं देते कि हमने अब हाइट करनी है, अब हमने हमने लीफ बनाने हैं, इस तरफ तवज्जो नहीं देते, बल्कि अपनी जनरेशन बचाने के लिए, जनरेशन बचाने का तरीक़ेकार क्या होता है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए ये बाकी चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते, बाकी चीज़ों को रोक देते हैं। फौरी तौर पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, बहुत अर्ली स्टेज पे ही, अभी पूरे सही तरह ग्रो भी नहीं हुए होते, तो फ्लावर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और जब फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं तो आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगी क्योंकि पॉलिनेशन होगी, और साथ में सीड बन जाएगा। तो बहुत इमीडिएटली, बहुत प्रीमेच्योरली सीड बनाने के अमल को क्या बोलते हैं, बोल्टिंग बोलते हैं, ताकि कम से कम सीड बन जाए, ताकि उनकी नस्ल जो है वो रुकने ना पाए, डिस्टर्ब होने ना पाए। इस फिनोमेना को बोल्टिंग बोलते हैं। अब लेकिन ये बोल्टिंग का फिनोमेना हर प्लांट में नहीं होता, ये होता है रोजेट प्लांट्स में। रोजेट प्लांट्स को रोजेट प्लांट्स ही क्यों कहते हैं? रोजेट प्लांट्स को रोजेट प्लांट्स इसलिए कहते हैं, पहली बात तो ये है कि ये इसका जो शेप होती है लीफ के निकलने की वो रोज़ लाइक होती है। अब ये क्या है, अब होता ये है कि ऐसे प्लांट्स, एक तो ये बिल्कुल जो हैं वो आलमोस्ट ग्राउंड पे होते हैं, दूसरी बात ये है कि इनके जितने भी पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो एक ही हाइट से निकलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इनकी ये मॉडिफाइड स्टेम है जो ज़मीन से बाहर निकली हुई है, लेकिन जितने भी पत्ते होंगे वो सारे के सारे एक ही हाइट से निकलते हैं। ये देखें, इनका ओरिजिनेशन जो है, इनका ओरिजिनेशन एक ही पॉइंट से मौजूद है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं रोजेट प्लांट्स, ठीक है। इन प्लांट्स के अंदर जो रोजेट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फिर बोल्टिंग कौन करवाता है? उनके अंदर बोल्टिंग करवाता है जिब्रेलिन्स। तो ये आप लोगों ने बता देना है। रोज़ लाइक इसको इसलिए कहा गया, जैसे रोज़ की जितनी भी पेटल्स हैं, पत्तियां हैं, वो सारी की सारी एक ही हाइट के साथ जुड़ी होती हैं, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही होती हैं। इसी तरह ये इसके भी जो लीव्स हैं
वो सारे के सारे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, इसी वजह से इनको रोजेट प्लांट्स कहते हैं और उन्हीं में ही ये एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं बोल्टिंग। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन जो है इसको आपको समझना पड़ेगा, तो ये आपने इसमें बताना है। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को आगे लेके चलें तो मज़ीद इसमें आपने ये बता देना है कि ये बड इनिशिएशन करती है इन क्राइसैंथेमम कैलस, बड इनिशिएशन इन क्राइसैंथेमम कैलस। क्राइसैंथेमम कैलस, क्राइसैंथेमम कैलस जो है ये गुले दाऊदी को बोलते हैं। और बड मैंने आपको कहा था कि प्लांट की आउट ग्रोथ्स के नाम होते हैं। जैसे डायग्राम फिर बना देता हूँ मैं आपको कि ये देखें, अगर ये आउट ग्रोथ्स हैं, इन आउट ग्रोथ से कुछ भी चीज़ निकल सकती है, यानी इससे शाखें निकल सकती हैं, इनसे लीफ निकल सकते हैं, ठीक है। तो लेटरल बर्ड्स भी होती हैं, एपिकल बर्ड भी होती है, ऊपर वाली को कहते हैं एपिकल बर्ड। तो ये उनके अंदर बड इनिशिएशन करवा दे, यानी जिब्रेलिन्स होगा तो पौधा भरपूर तरीके से अपनी शाखें, अपने साइडों से लीव्स ये अपनी जो है ये मुकम्मल कर सकता है, इसको आपने बता देना है। उसके बाद अगर हम इसको आगे लेके चलें तो हमारे पास ऑक्सिन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और फिनोमेना आ रहा है कि ऑक्सिन के जिब्रेलिन्स के जहाँ इतने फंक्शंस हैं वहीं पे इसका एक फंक्शन ये भी है कि जिब्रेलिन्स जो है ये प्रोमोट करता है। प्रोमोट का मतलब बढ़ाता है किसको? लीफ की ग्रोथ को, पत्ते की भरपूर ग्रोथ में जिब्रेलिन्स का बहुत ही बड़ा किरदार है और साथ साथ फ्रूट ग्रोथ को, फल की ग्रोथ को बढ़ाने में भी जिब्रेलिन्स का बहुत ही बड़ा किरदार है, ये आपने बता देना है। इसी तरह कुछ जिब्रेलिन्स ऐसे भी हैं मे इंड्यूस, सारे नहीं, मे इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी अभी हमने कल ही डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में पार्थिनोकार्पी को, और वहाँ बताया था कि क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बग़ैर फर्टिलाइजेशन के ये ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट कर सकता है, तो ये पार्थिनोकार्पी होगा, ठीक है। इसी तरह एक और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ये एपिकल डोमिनेंस, ये टर्मिनोलॉजी फिर रिपीट हो रही है। ये एपिकल डोमिनेंस के जो फिनोमेना है उसको ये बढ़ा देता है, ठीक है, इन्हेंस कर देता है, इन्हेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन मिल के प्लांट के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है एपिकल डोमिनेंस, जिसको हमने कल पढ़ा भी था, किनारे का गलबा, ठीक है। अगर आपने ऑक्सिन्स नहीं पढ़ा तो पहले आप लोग ऑक्सिन्स को देख लें ताकि आपको एपिकल डोमिनेंस के फिनोमेना को जहाँ तफसील से बताया गया था वो आपने इसमें बता देना है। उसके बाद इसके और फंक्शंस के अंदर कौन कौन से फंक्शंस आ रहे हैं? जिब्रेलिन्स का एक फंक्शन ये भी है कि ये ब्रेक करता है बड एंड सीड डॉर्मेंसी। ब्रेक मैंने तोड़ता है बड और सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी आप यूं समझ लें सोया हुआ बीज या सोई हुई बड, यानी अगर बड्स में से साइडों से ब्रांचेस नहीं निकल रही और या अगर सीड जो है वो सोया हुआ है, वो ग्रो नहीं कर रहा, तो फार्मर्स अक्सर औकात क्या करते हैं कि फार्मर सीड को पहले जिब्रेलिन्स में डिप करवा देते हैं ताकि उसका जो वो सोया हुआ है वो जाग जाए, और जैसे ही उसको डिप करने के बाद ज़मीन में लगाया जाता है सीड को तो उसमें से फौरी तौर पे फ्रूटिंग कह रहा हूँ, उसमें से क्रॉप या उसमें से फसलें बाहर निकलना शुरू हो जाती है, प्लांट बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो यानी उसकी जो
बड है या सीड है उसकी डोरमेंसी को, उसको सोने से जगाता है, तो ये फंक्शन भी किसका है आएगा, ये भी जिब्रेलिक एसिड का ही फंक्शन आएगा। उसके बाद इट इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर रेड लाइट। अगेन ये एक नई बात है आपके लिए। इट इज़ ए, यानी जिब्रेलिक एसिड इज़ ए सब्सटीट्यूट फॉर रेड लाइट। ये रेड लाइट का सब्सटीट्यूट है। इसी वजह से आपकी बुक कहती है कि ये शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग इनहिबिट करता है और लॉन्ग डे प्लांट्स जिनको हम LDP भी कहते हैं उसमें फ्लावरिंग प्रोमोट करता है। अब इतनी सी लाइन के पीछे पूरी एक कहानी है। वो कहानी क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताई, वो कहानी मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे इसका टच दे दूँगा, वरना ये नेक्स्ट चैप्टर में इसका तफसील से आ जाएगा कि ये क्या मतलब है। होता ये है कि साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि अगर ऐसे प्लांट्स जो कि शॉर्ट डे प्लांट्स, मिसाल के तौर पे जिनको दिन छोटे और रातें लंबी चाहिए, किस चीज़ के लिए, फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने की। जैसे कि आजकल या पाकिस्तान के अंदर आप देखते होंगे कि सर्दियों के अंदर आमतौर पे क्या होता है कि वो प्लांट्स जो सर्दियों वाले पौधे हैं वो सर्दियों में ही फूल देते हैं, ठीक है, और गर्मियों वाले जो पौधे हैं वो गर्मियों में ही फ्लावरिंग या फूल देते हैं। अब ज़ाहिर बात है सर्दियों के अंदर दिन छोटा होता है, ठीक है, और रातें लंबी होती हैं। ऐसे प्लांट्स को कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। और गर्मियों वाले पौधे जो हैं जैसे पाकिस्तान में ये पाया जाता है, और उसमें गर्मियों में क्या होता है, दिन की लंबाई ज़्यादा होती है और रात की जो ड्यूरेशन होती है वो कम होती है, उन्हें कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। तो साइंसदानों ने तजर्बा ये किया कि अगर शॉर्ट डे प्लांट जिनको फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए छोटे दिन चाहिए, ठीक है, अगर उनके ऊपर रात के टाइम रेड लाइट, ये बल्ब लगा दिया और इस बल्ब से कौन सी रोशनी निकल रही है, रेड लाइट, तो रेड लाइट जो है अगर इस पे फेंकी जाए रात के टाइम इसको सोते हुए, तो ये फ्लावरिंग इसमें क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। फ्लावरिंग क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। अब पूरी इसके पीछे एक जो है मैकेनिज़्म है और आपकी बुक ने एक लाइन में उसको बता दिया। और इसी तरह अगर हम लोग या साइंसदानों ने तजर्बा किया कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं जिनको हम LDP कहते हैं, अगर उनके ऊपर हम रात के टाइम रेड लाइट फेंकें, रेड लाइट, तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लावरिंग प्रोमोट हो जाएगी, फ्लावरिंग प्रोमोट हो जाएगी। इसके लिए मैंने आपको बताया कि चैप्टर 18 में हम आपको फाइटोक्रोम्स का फंक्शन बताएंगे। अभी हम आपको उसका फंक्शन नहीं बता रहे, सिर्फ अभी ये बता रहे हैं कि शॉर्ट डे प्लांट पे अगर उसको एक्सपोज किया जाए एट नाइट, किससे, रेड लाइट से, तो वो फ्लावरिंग देना बंद कर देगा। और अगर यही एक्सपेरिमेंट लॉन्ग डे प्लांट पे किया जाए, रेड लाइट दी जाए, तो वो फ्लावरिंग प्रमोट करेगा। अब अगर आपके पास रेड लाइट ना हो, तो अगर आप लोग शॉर्ट डे प्लांट को किससे ट्रीट कर दें, जिब्रेलिन से कर दें, और इसको भी किससे कर दें, जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट कर दें। अब रेड लाइट का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, तो वो सेम काम करेगा। यानी अगर शॉर्ट डे प्लांट के ऊपर अगर आप जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर देंगे तो वो फ्लावरिंग इनहिबिट कर देगा, और अगर लॉन्ग डे प्लांट के ऊपर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर देंगे तो फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि दे आर द सब्सटीट्यूट फॉर, ठीक है, रेड लाइट। इट इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर रेड लाइट। चाहे रेड लाइट का इस्तेमाल कर लो, चाहे जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर लो, काम उसने वही करना है। क्या काम करना है कि शॉर्ट डे प्लांट में ये फ्लावरिंग को रोक देगा, इनहिबिट कर देगा, और लॉन्ग डे प्लांट में ये फ्लावरिंग को क्या कर देगा, प्रमोट कर देगा। तो ये इसके अंदर आप लोगों ने बताना है। इसी के साथ साथ इसको अगर आगे कंटिन्यू करें जिब्रेलिक एसिड को, तो ये जो है जिब्रेलिक एसिड ये डिले कर देता है, दूर कर देता है, देर कर देता है, किस में,
लीफ सेनेसेंस को। लीफ सेनेसेंस का मतलब हुआ एजिंग, यानी ये पत्ते को बूढ़ा होने से रोकता है या उसकी एजिंग को प्रोलॉन्ग कर देता है, देर में कर देता है। ठीक है, यानी जब तक पौधे के अंदर जिब्रेलिक एसिड मौजूद है काफ़ी हद तक वो जो लीव्स हैं उसको वो क्या रखेगा, फ्रेश रखेगा। और अगर जिब्रेलिक एसिड कम हो गया, पत्ते बहुत जल्द बूढ़े हो जाएंगे। तो ये आप लोगों ने बताना है कि इन फ्यू स्पीशीज़ इट डिलेज, किसको, एजिंग को डिले कर देता है। तो ये इसमें आप बताएंगे, यानी ये इसके हर लिहाज से पौधे के अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, MCQs के हवाले से 2-3 चीज़ें बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट आ जाती हैं, और वो हैं कमर्शियल इम्पोर्टेंस। कमर्शियल इम्पोर्टेंस, कमर्शियल इम्पोर्टेंस में आप लोगों ने ये बताना है कि हम लोग कमर्शियली जिब्रेलिक एसिड को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि वो हमें फ़ायदा बचाए। इसी तरह तो आपने बताना है कि जिब्रेलिक एसिड जो है ये फ्रूटिंग को प्रमोट या फ्रूट सेटिंग को प्रमोट करता है। तो जिब्रेलिक एसिड प्रमोट फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग पे भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि ये फल को या फ्लावर को ज़मीन पे गिरने नहीं देता, और अगर जब तक जिब्रेलिक एसिड पौधे में है या अगर हम लोग बाहर से पौधे पे इसको स्प्रे कर दें तो वो फ्रूट या फ्लावर का जो बॉन्ड है प्लांट के साथ वो मजबूती से जुड़ा रहता है और वो बहुत जल्दी गिरने नहीं पाता। इसी तरह ये किस किस के अंदर होता है, इन टेंजरीन्स एंड पियर्स के अंदर ये होता है। तो आप बता दें कि इन टेंजरीन्स कहते हैं संतरे वगैरह को, एंड पियर्स। तो अगर आप लोग एज अ फार्मर, आपको पता है इस बात का कि अगर फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है तो आप क्या करें, उस प्लांट के ऊपर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दें ताकि वो ज़मीन पे गिरने ना पाए। इसके अलावा इसका एक और काम ये है कि इट इज़ यूज्ड इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोग जब फ्लावर आ जाएं तो जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर देंगे तो वो सीडलेस फ्रूट्स बन सकते हैं उससे। और सीडलेस फ्रूट्स यानी कौन कौन सी क्रॉप्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ग्रेप्स वगैरह के अंदर। और इस फिनोमेना को आप पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और मैंने आपको बताया भी था ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं ये सीडलेस होते हैं। आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसमें कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे फ्रूट्स बनाए जाएं जिसमें सीड ना हो, क्योंकि जिस फ्रूट के अंदर सीड होता है आम तौर पे वो खाने में डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करता है। मिसाल के तौर पे आप ग्रेप्स खाते हैं, अब ग्रेप्स जो हैं वो 2 तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं, एक सीड वाले और एक सीड के बगैर वाले। अब सीड के जो बगैर वाले जो है ग्रेप्स हैं उनको खाना कंपैरेटिवली आसान है एज़ कम्पेयर टू सीड वाले, क्योंकि उनको बार बार वो आपके खाने के दौरान वो आपके माउथ के अंदर आके वो हर्डल क्रिएट करते हैं। तो ये आपने बताना है। इसके साथ साथ ये जो है इंक्रीज़ बेरी साइज़, ठीक है, ये फ्रूट के साइज़ के अंदर भी इजाफ़ा कर सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये बेरी का जो साइज़ है उसको ये बढ़ाता है, उसको ये इंक्रीज़ करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेना जो कि अक्सर पेपर में आ जाता है कि GA3, ये GA3 जिब्रेलिक एसिड की किस्म है। जिब्रेलिक एसिड कई फॉर्म में पाया जाता है, A3 है, GA है, GA3 है। GA3 आमतौर पे प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना जिसको हम लोग कहते हैं माल्टिंग, उसके अंदर काम आता है। और इंडस्ट्री कौन सी, ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री कहते हैं जिसमें आप लोग शराब वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये एक फिनोमेना करता है माल्टिंग। अब ये माल्टिंग है क्या, माल्टिंग को समझने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, बुक में फिर नहीं है। होता ये है
कि ये जो ब्रूइंग इंडस्ट्री है, शराब वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं, आम तौर पे बार्ले सीड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बार्ले सीड जो होता है, सीड के अंदर आपने पढ़ा होगा स्टोर फूड होती है, कौन सी? स्टार्च। ठीक है, अब होता क्या है, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये बार्ले सीड है और इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर मौजूद है स्टार्च। अब आप लोग जब इसको भिगो देंगे, इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे, बार्ले सीड के ऊपर किसका स्प्रे कर देंगे? जिब्रेलिन्स का, यानी GA3 का। तो आपने पढ़ा होगा कि स्टार्च जो है सबसे पहले किस में टूटेगी? माल्टोज़ में। माल्टोज़ में, जो कि एक डाइसैकराइड है, और आपको पता है कि माल्टोज़ किस तरह बनती है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड ऐसा क्या करता है कि ये स्टार्च को माल्टोज़ में कन्वर्ट कर देता है? तो आप बताएंगे कि ये एक्टिवेट करता है किसको? एक एंजाइम को, अल्फ़ा अमाइलेज एंजाइम को, जो कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? माल्टोज़ के अंदर। अब इसका हम क्या करेंगे? अब ये कहानी मैं पूरी बता देता हूँ आपको। फिर ये माल्टोज़ है, तो जब आप इस माल्टोज़ को तोड़ते हैं तो माल्टोज़ को तोड़ने के बाद क्या बनती है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, क्योंकि माल्टोज़ डाइसैकराइड हो गया। फिर इस ग्लूकोज को जब आप लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर, जहाँ बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में, सॉरी, तो आपने देखा कि ग्लूकोज जो है फिर वो बना देती है अल्कोहल। अल्कोहल बना देती है, यानी शराब बन जाती है इस तरीके से। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर है जो बुक ने सिर्फ एक लाइन में बताया गया है। तो हमने ये कहानी कैसे स्टार्ट की? हमने बार्ले सीड लिया, बार्ले सीड के अंदर स्टोर्ड फूड है स्टार्च। फिर हमने क्या किया? जिब्रेलिक एसिड का उस पर स्प्रे किया। जिब्रेलिक एसिड ने क्या किया? एक्टिवेट कर दिया अल्फ़ा माइलेज को। अल्फ़ा माइलेज ने स्टार्च को तोड़ दिया माल्टोज़ में। फिर हमने बाद में माल्टोज़ को किस में ब्रेक डाउन कर दिया? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, और आखिरकार इससे अल्कोहल बन जाएगी। और लास्टली इसके अंदर आपने ये बताना है कि इसका एक और फ़ायदा भी है, और वो लास्ट जो फ़ायदा है बुक के हवाले से वो ये है कि ये डिले राइपनिंग करती है। ठीक है, डिले राइपनिंग, यानी ये बहुत जल्दी फ्रूट को पल्पी होने नहीं देती, बहुत जल्दी पकने नहीं देती। आप कहेंगे ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये इम्प्रूव स्टोरेज। लेकिन इससे हम लोग अपना जो उस फ्रूट के ऊपर जब स्प्रे कर देंगे और उसको हम लोग स्टोर में रख देंगे तो वो बहुत जल्दी पल्पी या वो बहुत ज़्यादा नरम खाने के काबिल नहीं होगा, और वो देर तक उसको स्टोर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे बनाना हो गए, मिसाल के तौर पे ग्रेप्स हो गए। ठीक है, जब भी बनाना वगैरह को उतारा जाता है तो ये ग्रीन कंडीशन में होते हैं, येलो कंडीशन में नहीं होते, क्योंकि अगर वहीं पे येलो हो जाएंगे तो मार्केट पहुंचने से पहले वो ख़राब हो जाएंगे। तो स्टोर कैसे करते हैं कि इसके ऊपर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर देते हैं, तो ये इनको जो है वो मैच्योर होने या इनको राइपन होने नहीं देता, इनको ग्रीन से येलो में होने नहीं देता, और जब तक वो ग्रीन रहेंगे उस टाइम तक वो ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके से आपका जो उसका स्टोरेज लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने बता देना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।